प्यारे बच्चों, आपका बोर्ड एग्ज़ाम सन्निकट है। इस दृष्टि से हमने आज के इस वीडियो में आपकी बोर्ड परीक्षा को ध्यान में रखते हुए हिंदी का एक अति महत्वपूर्ण टॉपिक का तैयारी किया है और इस तैयारी के माध्यम से हम आपको यह सूचना देना चाहते हैं कि हमारे कुछ जो भी बच्चे ऐसे भी हैं जो फॉर्म भर करके पढ़ते हैं और कुछ बच्चे थोड़ा कमज़ोर होते हैं, वो बेचारे जो है बोर्ड परीक्षा से भयभीत होते हैं। तो इस कंडीशन को हमने ध्यान में रखते हुए आपके लिए एक वीडियो बनाया है, जिसमें हम आपकी पूरी कॉन्सेप्ट जो भी आपकी परेशानी है, आपका डाउट है, वह दूर हो जाएगा। इस वीडियो को आप फुल वॉच करेंगे और ध्यान से समझेंगे। सबसे पहला काम तो हम आपको ये बताएंगे आपके बोर्ड एग्जाम में पेपर आते कैसे हैं और आपको घबराना नहीं है और आपको हम समझाते हुए ले चलेंगे। आप ध्यान से उसे देखते चलेंगे। तो इस प्रकार से आप इस वीडियो को अगर देख रहे हैं तो ध्यान से देखेंगे और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस करें। वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक और कमेंट कीजिए। तो आइए हम आपको बताते हैं। देखिए, बोर्ड एग्जाम के नाम को सुन करके बच्चों के अंदर एक बहुत बड़ा भय आ जाता है कि हम लोग बोर्ड एग्जाम में कैसे बैठेंगे, बोर्ड एग्जाम की परीक्षा हम कैसे देंगे, कैसे बीट करेंगे। तो बोर्ड एग्जाम से आपको डरना नहीं है, बहुत ही आसान एग्जाम होता है। भले ही आप इससे डरते हो, लेकिन आज इस वीडियो को देख लेंगे तो आपको पुनः बोर्ड एग्जाम की जो स्थिति भय वाली है वो खत्म हो जाएगी। वो क्या है, ध्यान से देखेंगे। देखिए, आपके बोर्ड एग्जाम का जो पेपर होगा सेम इसी तरह रहेगा। बोर्ड एग्जाम में आपके ऐसे सारे प्रश्न पूछे जाएंगे जो आपसे लिखा है 15 मिनट परीक्षार्थी को पढ़ने के लिए दिया जाता है। तो परीक्षार्थी क्या करते हैं, 15 मिनट पढ़ने में समय नहीं बिताते हैं और प्रश्नों को हल करते हैं। ऐसे ही प्रश्न रहेंगे जैसे पूछा गया आकाशदीप जयशंकर प्रसाद का प्रसिद्ध नाटक, इसमें से कौन एक सही है। तो जो इसमें से एक सही होगा आप पढ़ करके आएंगे तो एक सही जो है उसको आप ट्रिक कर लेंगे। ऐसे एक रचना का नाम लिखना रहेगा और भारतेंदु युग के किसी एक लेखक का नाम। ऐसे 4 प्रश्न से दिए रहेंगे, इनको आप पढ़ करके तैयार करके आएंगे। अलग अलग रहते हैं लेकिन आप इसको ध्यान में रखेंगे कि हमें इस प्रश्नों से संबंधित तैयारी रखनी है। हम आपको वो बात बताएंगे कि जो बोर्ड एग्जाम में आपको बढ़िया नंबर देने वाले हैं वो कैसे मिलेंगे, आपको आगे की वीडियो में बताया जाएगा। पहले मॉडल पेपर को ध्यान से देख लीजिए। इसके बाद दूसरा प्रश्न आपका आ जाता है। देखिए, छायावाद के 2 प्रमुख कवियों के नाम। भारती पथिक की सब रचना किसकी है। ललित लाल ललाम के रचनाकार का नाम लिखिए। इसके बाद फिर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आ गया आपका रेखांकित। ये सब तो आपके 1-1 नंबर के थे, इसे आप तैयार रखेंगे तो कोई भी प्रश्न आएगा अगर आप याद है रखिए लिखिए, नहीं याद है तो आप इस प्रश्न को नहीं कर पाते हैं तो कोई समस्या नहीं है, क्योंकि आप फॉर्म भर के पढ़े हैं या अगर आप बोर्ड एग्जाम की तैयारी में लगे हैं तो आपको आता ही होगा। ठीक है। रेखांकित अंश की व्याख्या करने का नियम मैं बताता हूँ। देखिए, रेखांकित अंश की व्याख्या करने के लिए सबसे पहला काम तो ये ध्यान में रखना है कि ये किस पाठ से अवतरित है। ये ध्यान में रखेंगे कि किस पाठ से अवतरित है, आपको याद होना चाहिए। और दूसरी चीज, रेखांकित अंश की व्याख्या करने के लिए आप इसको पढ़ लीजिए। जैसे यहाँ लिखा हुआ ना, हमारे देश में ही नहीं संसार की प्रत्येक जाति ने अपनी भाषा में चंद्रमा के बारे में कहानियां गढ़ी हैं और कवियों ने कविताएं रची हैं। तो इसे आपने पढ़ा तो आप इसे अपनी भाषा में लिख दीजिए। जैसे हमारे देश में ही नहीं, तो आप इसको जरूर कर दीजिए। हमारे देश में ही नहीं केवल ऐसा है, सारे संसार के जितने भी जाति हैं उनकी जो भी अपनी अपनी भाषाएं हैं, सब लोगों ने अपनी भाषा में चंद्रमा के बारे में कहानियां जरूर रची हैं। ऐसे आप अपनी भाषा में कुछ भी बना के लिख दें, में कोई समस्या नहीं है, इसमें कोई आपको डाउट नहीं है। आप कुछ लिखिए, बिल्कुल लिखिए। समझ में आया। इसके बाद आगे की ओर अगर हम लोग बढ़ते हैं तो आगे की ओर क्या है, तो एक खंड और यहाँ दिख रहा है। इसमें आप किसी एक खंड, अभी आप देखिए यहाँ आगे आपको प्रश्न बताया गया है, किसी एक खंड का जो है नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर देना है। गद्यांश में से किसी एक नीचे दिए गए प्रश्नों के रेखांकित अंश की व्याख्या भी करने होते हैं। और उसके बाद इसका क्या करना रहता है
इसके जो प्रश्न पूछे गए उत्तर देना रहता है। देखिए प्रश्न पूछा गया है, गद्यांश का संदर्भ लिखिए, माने किस पाठ से लिया गया है, इसके एक जो है रचनाकार अर्थात इसके जो है लेखक कौन है, ठीक। ऐसे इसकी और रेखांकित अंश की व्याख्या, तो किसी एक का, दो दिया रहेगा, आपको केवल एक करना है, ठीक। समझ में आ रहा होगा पेपर के बारे में। फिर आगे देखिए, चौथा प्रश्न आ गया, किसी एक जो है आपका पद्यांश रहेगा, उसका संदर्भ लिखना रहेगा। अगर आपको आ रहा है तो आप उसका लिख दीजिए, जैसे लोचन जल रह लोचन कोना, जैसे परम कृपन कर सोना। ये तुलसीदास जी के जो है द्वारा रचित है, धनुष भंग से ये लिया गया है। आपको अगर याद है तो इसका आप रचना व्याख्या लिख लेंगे। अगर नहीं भी याद है तो आप इसको बना के अपने भाव में जो भी दोनों में से एक आए, ये आपका 6 नंबर का है, इसमें से आपको कुछ जरूर लिखना है, ठीक। आगे बढ़िए, मॉडल पेपर की मैं दर्शन कराऊँ, मॉडल पेपर कैसा होता है। इसके बाद एक लेखक का जीवन परिचय आपको याद करना है, ठीक है। तो 3 है, 3 में से एक कोई आप याद कर लीजिए, तुलसीदास, ठीक है। तुलसीदास, देखिए लेखक में जो आप बात करें, मैं कवि की बात कर रहा था, लेखक में आचार्य रामचंद्र रामधारी सिंह दिनकर, ठीक है, जयशंकर प्रसाद, यदि ये सब है तो इनमें से किसी एक का याद करना आवश्यक है, कोई एक आ जाता है। संक्षेप में आप याद कर लीजिए, लिख दीजिए, सादा कापी नहीं छोड़ना है, भले आप नई पूरी पढ़ाई किए हैं, कुछ ना कुछ लिखना है। इसके बाद कवियों में देखिए सूरदास, तुलसीदास, बिहारी महादेवी वर्मा, ये देखिए इंपॉर्टेंट है। सूरदास का तैयार कर डालिए, कुछ पढ़ डालिए इनके बारे में। और एक तुलसीदास, कौन, तुलसीदास, इनके बारे में तैयार कर डालिए। और ये आपको अगर नहीं आता है तो छोड़ दीजिए, क्योंकि आपने घूमा है, ऐश किया है, और जो बच्चे पढ़े हैं वो तो लिख ही डालेंगे। जैसे एम नगरी विविध धर्माणाम संगम स्थली, यह नगरी विभिन्न धर्मों की संगम स्थली है। महात्मा बुद्ध, तीर्थंकर, पार्श्वनाथ, शंकराचार्य, कबीर, गोस्वामी तुलसीदास और अन्य बहुत से महात्मा यहाँ आकर के अपने विचारों को क्या किया, प्रसार माने फैलाया। न केवल दर्शन शास्त्र धर्म, केवल दर्शन शास्त्र साहित्य धर्म अपितु इनके क्षेत्र में ही नहीं, बल्कि कला के क्षेत्र में भी यह नगरी विभिन्न कलाओं के लिए, शिल्प के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। यहाँ के जो है रेशमी साड़ियाँ देश देश में स्प्रियंते माने चाहिए जाती हैं। तो और यहाँ लिखा है कि नीरक्षीर विवेके, अब यहाँ देखिए इसके बाद इसमें से चाहे इसका आपको व्याख्या करना रहता है। और आपको एक श्लोक लिखना रहेगा, ध्यान में रखेंगे, एक श्लोक भी आपको याद होना चाहिए। श्लोक रट डालिए, 2 लाइन का श्लोक होता है, जो पेपर में दिया उसको नहीं लिखना है, ध्यान में रखना है। और उसके बाद यहाँ संस्कृत का उत्तर देना रहता है, प्रश्न आता है, पुत्र दर्शन किम्भवत, पुत्र दर्शन से क्या होता है, प्रश्न है किन किम वर्धते नामक चैप्टर से आप पढ़े होंगे तो आपको याद होगा। आह्लाद होता है पुत्र दर्शन से। आतुरस मित्रम किमस्ति, आतुरस का मित्र कौन होता है, आपको याद हो तो आप इसको लिख लें। तो इसका मित्र वैद्य होता है। भारत संस्कृत मूल्य की बस्ती, अमुखोपिका स्फुटवक्ता, मुख होते न होते हुए भी कौन बोल सकता है, पत्र वगैरह है। तो ये बच्चे पढ़े होंगे, हम भी बहुत ज़्यादा इसके बारे में पढ़े नहीं, लेकिन आप सब पढ़े होंगे, आपका पाठ है, मैं केवल मॉडल पेपर दर्शा रहा हूँ। देखिए फिर यहाँ करुण रस की परिभाषा, हमने रस की परिभाषा लिखवा दिया है। करुण रस, जब कहीं आपको किसी जो है प्रिय वस्तु, प्रिय व्यक्ति किसी के अनिष्ट हो जाने पर, या उसके जो है किसी घटना हो जाने पर शोकाकुल होता है, ऐसे ऐसे, ठीक है ना, ये सब परिभाषाएं हैं। तो इसके आप करुण का भाव तभी होता है ना, तो वहाँ करुण रस होता है, इसको बढ़िया से तैयार कर लेंगे, आपको याद होना चाहिए। तो जब शोक नामक अस्थाई भाव, जब शोक नामक अस्थाई भाव विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भावों के संयोग से जो है परिणत होता है, तो करुण रस की निष्पत्ति होती है। आप ऐसे भी तैयार कर सकते हैं। और करुण, या इसमें देखिए करुण रस की परिभाषा कर रहा है, अथवा पंक्तियों में प्रयुक्त रस का नाम, या तो आपको परिभाषा लिखना है, या तो इसका कौन रस प्रयुक्त है ये बता देना है, ठीक। अब यहाँ देखिए ख में रूपक अलंकार की परिभाषा लिखिए, उसका एक उदाहरण दीजिए, या इसमें कौन अलंकार है, देखिए मनो है। अभी हम आपको आगे बताएंगे मनो कैसे आता है, तो कैसे आप जानते हैं, मनो, जानो, जान्यो, मानो, ये सब आता है ना, तो उत्प्रेक्षा होता है, तो ये उत्प्रेक्षा अलंकार है। रोला सोरठा में से किसी एक की उदाहरण सहित परिभाषा लिखना है। यहाँ पर एक एक शब्द बनाना है। उपसर्ग है, उपसर्ग माने जो किसी शब्द के पहले जुट जाए, उप माने ऊपर, ठीक है ना, जैसे अन है, तो अन हमारा किसी के पहले जुट गया, अन्याय है, तो आप इसको बना लेंगे, एक एक शब्द बनाना है। अपमान, उपकार, क्या है आपका, सूत हो गया क्या,
सु से आप बना लीजिए जो है, क्या बनाएंगे आप, सुव्यवस्था है, परियोजना, ऐसे आप बना लेंगे। प्रत्यय का मतलब जो पीछे जुटे। देखिए उपसर्ग क्लियर कर लिए, उप माने ऊपर, उप शब्द है ना उपसर्ग में, उप माने ऊपर, तो जो ऊपर माने पहले जुटे उपसर्ग है, और प्रत्यय माने जो पीछे जुटे। प इसमें आया प्रत्यय में तो पीछे जुटे, जैसे पन बचपन, ठीक ना, ता मधुरता, हट घबराहट, आई पढ़ाई, ठीक, पढ़ में हम लोग जोड़ लिए आई, घबर में आठ जोड़ दिए, घबराहट हो गया, हट शब्द जोड़ना है। यहाँ देखिए दो समास विग्रह करना है, शुभ कर्म नवरत्न गंगाधर अन्न जल। देखिए डैश वाला जो होता है इसको अभी याद कर लीजिए, डैश वाला कौन अलंकार होता है आपका, जो डैश वाला या और वाला होता है वो आपका चय अर्थी द्वंद्व होता है, चय के अर्थ में द्वंद्व समास होता है। गंगाधर गंगा को धारण करने वाले, अर्थात आप शिव कह सकते हैं, ठीक है, कोई दो आप बना सकते हैं। अब देखिए इसमें से किन्हीं दो के तत्सम रूप बनाना। तत्सम माने आप जान लीजिए संस्कृत का नाम, तत्सम माने संस्कृत नाम, नखत नक्षत्र हो जाएगा, तो आपका ये सांप है सर्प हो जाएगा, किसी से दो का बना लेंगे। दो शब्दों के दो दो पर्यायवाची लिखना है। देखिए यहाँ चंद्रमा वगैरह दिया है, इसको आप तैयार रखेंगे, चंद्रमा अग्नि घोड़ा पुष्प, ठीक, चंद्रमा चांद शशि मयंक, अग्नि आग अनल पावक, पुष्प का फूल पुहुप, सुमन आकाश, नभ गगन अंबर व्योम अंतरिक्ष आसमान शून्य, जो भी याद हो आप कर लीजिए। घोटा है बाजी, ठीक ना, है बाज तुरंग घोटक, तो इस तरह से आप बना सकते हैं। संधि आ गया, संधि भी बनाना है। पितृधनादेश है, पित्रादेश है, प्रतिधन उत्तरम प्रत्युत्तरम, समय धन औचित्यम समयोचित्यम, तथा धनेव तथैव, संधि का नाम पूछ रहा है। तो देखिए पितृधन आदेश है, पित्रादेश है, तो यहाँ देखिए तो यहाँ पर पित्रादेश है, यह आप कयण संधि री का रह हो गया, और यहाँ देखिए प्रत्येकम प्रत्युत्तरम होगा, तो यहाँ भी ई के बाद समान स्वर यह होगा, यह भी अण संधि है। तथैव, देखिए तथैव में डबल झंडी हमने आपको बताया था कि डबल झंडी और ये औ, ये दोनों किसके पहचान है, वृद्धि संधि, क्योंकि वृद्धि है, ए का बड़ा भाई ए, ओ का बड़ा भाई औ, ठीक है। चलिए समयोचित्यम, समयधन औचित्यम, समयोचित्यम, तो इसमें भी तो समयोचित्यम जब करेंगे तो यहाँ अवमात्रा मिलेगा, क्या मिलेगा, अवमात्रा, तो ये भी वृद्धि संधि का ही एग्जाम्पल है, ठीक है। ये देखिए इसके बाद रूप आएगा, आप रूप याद कर लेंगे, जो शॉर्टकट है उसको हम समझा दे रहे हैं फास्ट में। इसके बाद अनुवाद आएगा, ठीक है, तो ये अनुवाद भी आपको तैयार कर, तो अनुवाद भी आपको करने आना चाहिए। इसके बाद विषय पर निबंध लिखना, निबंध आप खुद बना के लिख लेंगे, ये आप कर सकते हैं, अपनी भाषा में लिख लीजिए। और आपको मुक्तिदूत खंड काव्य ही करना है। आप जो है और जो बच्चे अन्य जिले के होंगे उनके अपने अध्यापक बंधु से पूछ लेंगे, चर्चा कर लेंगे कि हमें आप क्योंकि अलग अलग जिले का अलग अलग खंड काव्य होता है, तो मुक्तिदूत खंड काव्य जो है हमारे जो बच्चे हैं संत कबीर नगर जिले और आदि कुछ जिले ऐसे हैं जहाँ पर मुक्तिदूत खंड काव्य का ही अध्ययन कराया जाता है, तो टीचर से संबंधित बात पूछ लेंगे, टीचर बता देंगे कौन सा उनके लिए उपयुक्त है, ठीक है। आइए हम आपको वीडियो बताते हैं, इसके बाद आपको पढ़ाएंगे हम क्या क्या कैसे जानेंगे अलंकार के बारे में, कि बहुत बढ़िया हेडिंग है, आप उसे समझ लेंगे, उसके बाद अपना वीडियो बंद कर देंगे। उत्प्रेक्षा अलंकार को मैं बताना चाहता हूँ। देखिए उत्प्रेक्षा अलंकार की एक कोडिंग बता रहे हैं। उत्प्रेक्षा में क्या है, छा, इच्छा से मैच कर रहा है, उत्प्रेक्षा शब्द किससे मैच कर रहा है, इच्छा, तो उत्प्रेक्षा अलंकार का मतलब क्या है, उत्प्रेक्षा अलंकार जो आप पढ़ेंगे ये समझिए इच्छा, इच्छा का मतलब हमारी इच्छा है, संभावना होती है ना, तो जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना किया जाएगा वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। सुनते सुनते आप परिभाषा याद कर लिए होंगे, तो ये उत्प्रेक्षा अलंकार की डिफिनेशन है। तो आइए हम उत्प्रेक्षा अलंकार की डिफिनेशन आपको अवगत कराते हैं। तो उत्प्रेक्षा अलंकार के बारे में जरा देखिए, यहाँ हमने क्या लिखा है, उत्प्रेक्षा अलंकार, उत्प्रेक्षा माने इच्छा, मैं थोड़ा सा कोडिंग बनाया हूँ ताकि आपको याद रहे। उत्प्रेक्षा में क्या है, इच्छा से मैच कर रहा है ना, उत्प्रेक्षा इच्छा, तो आपकी जहाँ इच्छा होती है वहाँ आप कन्फर्म नहीं होते हैं, संभावना रखते हैं कि हमको वहाँ जाना मिलेगा या हम कोई चीज़ खाने को मिलेगी, जो भी चीज़ हो है। तो इसी प्रकार से थोड़ा सा कोडिंग ताकि आप परिभाषा ना भूलिए, इच्छा माने संभावना, ठीक।
तो जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाती है वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। 2 लाइन की परिभाषा है, बोर्ड एग्जाम में फिक्स है, आना है तो आना है। उदाहरण देख लीजिए। सोहत ओढ़े पीत पटु श्याम सलोने गात मनो नील मन शैल पर आतप प्रयोग प्रभात। तो इसे आप तैयार रखेंगे और अगर आप इसे गे बना लीजिए तो आपको कभी भूलेगा नहीं है। सोहत ओढ़े पीत पटो श्याम सलोने गात मनो नील मन शैल पर आतप पर्यो प्रभात हो। सोहत ओढ़े पीत पटो श्याम सलोने गात मनो नील मन शैल पर आतप पर्यो प्रभात। इस प्रकार से आप याद रखेंगे तो आपको जीवन में भूलेगा नहीं। समझ में आया ना? चलिए अब हम आपको इसके साथ साथ कई एग्जाम्पल का अवगत करा रहे हैं। जरा वो एग्जाम्पल देखते रहिए, समझते रहिए। थोड़ा सा आपको ये जरूर बताएंगे, उत्प्रेक्षा अलंकार का उदाहरण करेंगे, ट्रिक समझिए कैसे आप एग्जाम्पल को पहचान लेंगे कि इसमें उत्प्रेक्षा ही है, कोई अलंकार और नहीं है। जरा इस ट्रिक को ध्यान से समझेंगे। उत्प्रेक्षा अलंकार के उदाहरणों में ये शब्द आपको अगर देखने को मिलते हैं तो आप 100% कह दीजिए, 100% गारंटी के साथ डंका की चोट पे कहिए कि इसमें भाई उत्प्रेक्षा अलंकार है। क्यों? मानव शब्द किसी एग्जाम्पल में मिल जाए, मनव मिल जाए, मानव मिल जाए, जान्यो मिल जाए, जानव मिल जाए, मनु मिले, जनु मिले, मानव मिले, जो भी मिल जाए, अगर आपको ये मिलता है तो आपका एग्जाम्पल किसका होगा? उत्प्रेक्षा अलंकार का होगा। ओके, चलिए हम आपको देखिए एग्जाम्पल से अवगत कराते हैं। ये चीज़ें आपको मिलेंगे, कैसे मिलेंगे देखिए। एक एग्जाम्पल लिखा है, धाये धाम काम सब त्यागी मनोरंक निधि लूटन लागी। ये उस समय का वर्णन है जिसमें प्रभु श्री रामचंद्र जी जो है जनकपुरी में आए, तो वहाँ जब इस लोगों ने सुना कि वो आ गए हैं तो वहाँ का ही वर्णन है। धाये धाम काम सब त्यागी, सब लोग धाये माने दौड़े, धाम काम सब त्यागी, धाये धाम काम सब त्यागी, पहले घर छूटा फिर काम छूटा। ये कैसा अजीब वर्णन है भाई। जब श्री रामचंद्र जी आए तो क्या हुआ, वो जो लोग सुने ना, तो जो कोई काम जो काम कर रहा था, जैसे कोई माता कपड़ा साफ कर रही तो वो कपड़ा हाथ में लेकर ही दौड़ी, तो किसी ने कहा अरे आपके हाथ में कपड़ा है, तब काम छूटा। ठीक ना? कोई बर्तन धुल रही हैं तो वो जब सुनी तो बर्तन लेके ही दौड़ पड़ी, सुध उनकी गायब हो गई, तो बताने के बाद वो फिर काम छोड़ी। तो इसीलिए तुलसीदास जी ने कह दिया है कि धाये धाम काम सब त्यागी मानव रंक निधि लूटन लागी। मानो कि कई वर्षों सालों साल पुराना कोई दरिद्र हो, उसको निधि माने सोना खजाना लूटने को मिल जाए, जिस प्रकार से वो दौड़ते हुए जाएगा, यानी जैसे कोई कोई खजाने को लूटने के लिए दौड़ पड़ता है, वैसे वहाँ के जो है जनकपुर के लोग जब सुने कि भगवान आए हैं तो सब लोग इसी तरह दौड़े। तो यहाँ पर देखिए मानव शब्द आया है ना, तो किसका उदाहरण हो गया? उत्प्रेक्षा का। आगे देखिए आपका लिखा हुआ है, मोर मुकुट की चंद्रकनी ज्यों राजत नद नंद मनुष्य शेखर की यकस की शेखर सतचंद। देखिए मनु शब्द आ गया, कौन अलंकार हो गया? उत्प्रेक्षा। पुलक प्रकट करती है धरती हरितड़ों के नोकों से मानो झूम रहे हैं तुरवी मंद पवन के झोंकों से। मानो शब्द इसमें भी आ गया, ये कौन अलंकार है? ये आप कहेंगे सर ये तो उत्प्रेक्षा अलंकार है। बड़ा इंटरेस्ट आपको आ रहा होगा, ध्यान दीजिए। दादुर धुनि चौदिशा सुहाई वेद पढ़े जनुबट समुदाय। इसमें भी देखिए आपका क्या शब्द आया है? जनु। कौन शब्द आया है? जनु। तो कौन अलंकार हो गया? उत्प्रेक्षा। कौन अलंकार हो गया? उत्प्रेक्षा। इस प्रकार से आपने इस वीडियो का अध्ययन किया, आपने बहुत कुछ समझा सीखा। ठीक है, बढ़िया एग्जाम आपका होवे, मेहनत करिए। और भी अच्छे वीडियो देखने के लिए सजेशन है तो कमेंट भी करते रहिए और हमारे वीडियो को देखते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।